हेलो दोस्तों, मैं हूं वैभव और आप पहुंच चुके हैं अपने फेवरेट चैनल बिट्स फॉर बायोलॉजी पे। तो मैं हूं आपका फेवरेट कुमार सर और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज का आगाज हो रहा है इस चैनल पे। तो सबसे पहले तो बधाई बच्चों आप सबको कि हमारा ये जो परिवार है आपने इसे 1 लाख से ज्यादा लोगों का परिवार बना दिया और लगातार ये आपके चलते ही आगे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आप हैं तो हम हैं, आप नहीं तो हम कुछ भी नहीं हैं। तो आपके लिए ही एक सीरीज लॉन्च कर रहा हूं मैं जिसका नाम है एनसीईआरटी डिकोडिंग सीरीज। मिस एनसीईआरटी को डिकोड करना है हमें। टोटल 38 चैप्टर्स हैं। बहुत ही बारीकी से हम एनसीईआरटी को देखने वाले हैं। पहले भी हमने एनसीईआरटी को देखा है, कई सारे वीडियोस पहले भी अपलोडेड हैं, लेकिन वो एनसीईआरटी क्विक रिवीजन सीरीज है, इसलिए कई बच्चों को पूरा डिटेल में वो समझ नहीं आया कि आखिर एनसीईआरटी कहना क्या चाहती है, क्या क्या कह चुकी है। ये 2 किताबें हैं आपके पास, 629 पेजेस हैं 11th और 12th मिलाकर। बहुत कुछ कहना चाहती है लेकिन बहुत कम शब्दों में उसने बयां किया है। तो जब एनसीईआरटी के साथ वक्त बिताएंगे हम लोग तो बहुत कुछ जानेंगे उसके बारे में। तो आज मैं ये पहला चैप्टर लेकर आया हूं। पहले चैप्टर का नाम द लिविंग वर्ल्ड। तो द लिविंग वर्ल्ड के बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे। द लिविंग वर्ल्ड का पहला जो टॉपिक डील होगा वो होगा व्हाट इज लिविंग। लिविंग क्या है। तो सबसे पहले जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले हम उसका वेटेज देख लें। चाहे कोई भी साल रहा हो, 2013 से ही मैं आपको बता रहा हूं, टोटल 1 क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है, लेकिन 2016 में यहां से 3 क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए। अब बात आती है क्या क्या चीजें अलग होंगी इस एनसीईआरटी डिकोडिंग सीरीज में। तो इस सीरीज में बहुत सारी चीजें नई होंगी, क्योंकि हम लोग तो एक तो वर्ड टू वर्ड एनसीईआरटी को कवर करने वाले हैं। अगर कोई भी बच्चा कभी भी किसी टॉपिक में किसी बच्चे को प्रॉब्लम आ रहा होगा तो आराम से वो किसी भी वीडियो पे जा सकता है और वो चीज उससे मिल जाएगी, कहीं पे अगर प्रॉब्लम एनसीईआरटी में फेस हो रही है तो अभी वक्त बहुत अच्छा है। नीट का एग्जाम जो होना है वो जुलाई या अगस्त में ही होगा, तो हमारे पास कहीं ना कहीं 3 महीने तो है हमारे पास, जिसमें हम बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। मैं जरूर टारगेट करूंगा ये सारे वीडियोस जो हैं वो जुलाई तक कंप्लीट हो जाएं। अब बात आती है इसकी क्वेश्चंस कहां से करेंगे हम। तो इसकी क्वेश्चंस बच्चों, जो भी डिकोडिंग सीरीज की क्वेश्चन है, ये हम करेंगे अनअकैडमी के स्पेशल क्लासेस में, क्योंकि स्पेशल क्लासेस में क्वेश्चंस बहुत अच्छे फॉर्मेट में होते हैं और वहीं मैं पीडीएफ नोट से भी पढ़ाऊंगा, तो वो चीजें और भी बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगी, एक विजुअल फॉर्मेट मिलेगा। तो स्पेशल क्लास की जो टाइमिंग होगी ना वो 2 PM पे टाइमिंग होगी। तो जैसे डेली 2 PM पे आते थे ना पहले, वैसे ही आना है। मिस क्लास 11th को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वहां पे, और आगे मैं 12th का भी टाइमिंग बता दूंगा, 12th की टाइमिंग कब होगी। और मैं पूरी ट्राई करूंगा कि 90 डेज में इधर 11th भी हो जाए कवर और 12th भी हो जाए। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा क्लास, वहां पे 2 PM की जो क्लास होगी। ओके, तो प्रैक्टिस पे बच्चों ज्यादा फोकस करना है और एनसीईआरटी को वर्ड टू वर्ड समझना है, और मैं आप बताता चलूंगा क्या क्या चीजें प्रॉब्लम होती हैं बच्चों को, वो भी डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आज ये पहला चैप्टर है हमारा, पहला चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड, और टॉपिक है हमारा व्हाट इज लिविंग। मैं आपको बता दूं आज के इस लेक्चर में एनसीईआरटी पेज नंबर 1 to 5 का डिस्कशन होगा। 1 to 5 को बहुत अच्छे से आप खुद भी पढ़ेंगे जब ये सेशन कंप्लीट हो जाए। तो एक बार मेरे बारे में जान लें। मैं अनअकैडमी प्लस पे पढ़ाता हूं बच्चों, और अनअकैडमी प्लस पे मैं बायोलॉजी का टॉप एडुकेटर हूं। आपने ही बनाया है और आपने ही मुझे बनाया है एनसीईआरटी बायोलॉजी डिकोडर, और 1 लाख से ज्यादा बच्चों को मैं मेंटर कर चुका हूं। 1 लाख से ज्यादा बच्चे मुझसे पढ़ चुके हैं। तो आप मुझसे बच्चों लाइव भी पढ़ सकते हैं। जैसे आपने अगर डाइस मीडिया की ये वेब सीरीज देखी होगी तो उसमें जिक्र आया होगा, तो ये भी आपने देखा होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग वेब सीरीज थी बच्चों, और बहुत ही मोटिवेशनल, एमबीबीएस पे ही बनी हुई थी ये वेब सीरीज। आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। तो देखिए अनअकैडमी के फीचर्स बच्चों, अनअकैडमी की फीचर्स बहुत सारी है जहां पे मैं लाइव पढ़ाता हूं, और मेरे साथ कोटा दिल्ली के जो टॉप फैकल्टी हैं वो भी मेरे साथ लाइव पढ़ाते हैं, जैसे डीसी पांडे सर। कई सारे ऑथर से आपको पढ़ने का मौका मिलेगा, और इतने सारे फीचर्स आपको अनअकैडमी देती है। इसके बाद अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो अपने डॉक्टर बनने के सपने को साकार कर सकते हैं। तो बस सब्सक्रिप्शन लेते वक्त इस चीज का ख्याल रखना है कि जो चीजें यहां पर अप्लाई करनी है उसमें कुमार लाइव अप्लाई अगर आप करते हैं तो डायरेक्ट 2 साल तक आपको पर्सनल गाइडेंस का मौका मिलेगा।
अगर आप सब्सक्रिप्शन 24 मंथ्स के लिए लेते हैं तो 36,000 का है, 12 मंथ्स के लिए लेते हैं तो 30,000 का है। इसमें भी 10% का बच्चों डिस्काउंट हो जाएगा अगर आप ये कोड लगाते हैं तो इस कोड के दो फायदे हो गए, एक तो 10% का आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा और प्लस मेरे साथ आप मेंटरशिप में, मेरे मेंटर में आप पढ़ने का मौका मिलेगा बच्चों आपको। ठीक है जी, तो चलिए हम लोग बच्चों स्टार्ट करते हैं। अब इसके बाद हमारा ये पहला चैप्टर आज आगाज हो रहा है। इस सीरीज को हम कंप्लीट करेंगे, विद इन 3 मंथ्स में कंप्लीट करने वाले हैं। सबसे पहले बच्चों ये बात आती है कि हमारे सामने एक दिख रहा है, सामने जो चीज वो आखिर है क्या, इसके बारे में पहले बताएं। कितने लोग जानते हैं इस चीज को? सबने देख रखा होगा कहीं ना कहीं, तो सबने इस चीज को जरूर देख रखा होगा। तो सबसे पहले नाम बताएं, ये चीज बच्चों है क्या? इस सामने जो चीज हम देख पा रहे हैं बच्चों, इसी चीज को क्या बोलते हैं? हिपोकैम्पस। सबने पढ़ा होगा, अगर एनसीईआरटी तो देखा होगा हिपोकैम्पस। क्लास 11th की पेज नंबर 57 में इसका जिक्र है, डायग्राम दे रखा है, इसके बगल में ही कैटला का भी डायग्राम दे रखा है। तो ये हिपोकैम्पस है बच्चों, जिसे सी हॉर्स के नाम से हम जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो आज ये पहला लेक्चर हमारा, और वो भी द लिविंग वर्ल्ड का। तो ये जो पूरी पैराग्राफ है ना, इसमें से कोई भी क्वेश्चन हम लोग टारगेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप भी एक बार पढ़ लेना है इसको पूरा का पूरा, कुछ मिलेगा नहीं नया। तो ये पूरे यूनिट का ओवरव्यू होता है। और इसके बाद अगर हम देखें बच्चों, तो ये यहां से हमारा चैप्टर ये स्टार्ट होता है। एक बात मैं बता दूं, कभी भी बायोग्राफी को इग्नोर ना करें, क्योंकि बायोग्राफी से भी क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे जाते हैं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको ही मैं डिस्कस करूंगा। तो ये हमारे पास है बच्चों अर्नेस्ट मायर। बहुत ही शानदार जर्नी रही इनकी। टोटल यहां पर मैं बताऊंगा टोटल 4 पॉइंट। ये 4 पॉइंट अगर कर लिए तो काम खत्म हो गया अर्नेस्ट मायर से रिलेटेड। तो अर्नेस्ट मायर ऐसा नहीं है कि कभी एग्जाम में पूछा नहीं गया, 2016 में भी बच्चों यहां से क्वेश्चन आए हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले चीज याद रखेंगे, केम्पटन जर्मनी। कहां के रहने वाले हैं ये? तो केम्पटन जर्मनी। इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट रहे। जब इवोल्यूशन का जिक्र आता है तो डार्विन का भी तो जिक्र आएगा ही ना। तो डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी बच्चों इनको कहा जाता है। डार्विन खुद 19th सेंचुरी के रहे। उनकी एक बहुत ही फेमस किताब ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय द मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, बहुत ही बेहतरीन किताब रही वो। इसके अलावे इनका बहुत सारा फील्ड में इनका कंट्रीब्यूशन रहा, वो फील्ड हमें नहीं याद रखने। और इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजिकल स्पीसीज। बायोलॉजिकल स्पीसीज क्या चीज होती है, 1 मिनट समझे जरा इस चीज को। जैसे 2 स्पीसीज है, एक स्पीसीज ये है और एक स्पीसीज ये है, दोनों आपस में इंटरब्रीड करते हैं, मींस दोनों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चल रहा है, और एक कोई नया स्पीसीज बनता है जो आपस में तो दोनों के सिमिलर ही हो रहा होगा, मॉर्फोलॉजिकली तो सिमिलर ही हो रहा होगा। और एक खास बात, ये फर्टाइल होना चाहिए। अगर माना कि एक मेल है यहाँ पे ह्यूमन और एक फीमेल है ह्यूमन, तो बिल्कुल बात है कि जो बेबी यहाँ प्रोड्यूस होगा वो बिल्कुल फर्टाइल होगा। सब लोग जानते हैं इस बात को। तो ये चीजें जब भी अप्लाई होती है ना, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज, तो ये चीजें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही अप्लाई होती हैं, कभी भी एसेक्सुअल में नहीं अप्लाई होगा। और ये बात सबको मालूम होगी, मोनेरा में सिर्फ और सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन चलता है। एनसीईआरटी कहती है सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा है वैसा है नहीं। तो पहली बार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में आई? तो पहली बार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किंगडम प्रोटिस्टा में आई। तो ये चीज का ख्याल रखना है। तो बायोलॉजिकल स्पीसीज समझ गए होंगे आप, किसे कहेंगे बायोलॉजिकल स्पीसीज? अगर आपस में इंटरब्रीड कराया जाए और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग अगर बनते हैं। इसके अलावा ये 3 प्राइजेस इन्हें मिले हैं। 3 प्राइजेस कौन कौन है? तो बाल्जन प्राइज, इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी, और इसके बाद क्रैफोर्ड प्राइज। कहीं ना कहीं अगर ये टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं तो इसी में हमारा ये कंप्लीट हो जाता है। जब भी रिवीजन करें तो इन्हीं पॉइंट्स को फिर से हमें दोहराना है। ओके, मैं कुछ तरीके बता दूंगा एनसीईआरटी को और कैसे पढ़ें। जब भी रिवीजन करेंगे ना, तो सिर्फ ये जो आपने पॉइंट्स हाईलाइट करे हैं बस इनका ही रिवीजन करना है। इसके बाद अब स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर का नाम द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड में जो पहली आज क्लास है जिसपे व्हाट इज लिविंग पे, तो यहां से लेकर यहां तक की जो पूरी की पूरी पैराग्राफ है, इसमें कुछ डिटेल में कुछ बताई नहीं गई हैं बातें। मीन्स कहीं ना कहीं हम देखेंगे तो ये सब जो भी लाइनें हैं ना, इकोलॉजी की लाइनें दे रखी हैं। तो जब इकोलॉजी में पढ़ेंगे
तो हम ये सब चीजें देखेंगे, वहां पे कम्युनिटी क्या होता है, पॉपुलेशन क्या होता है, वो सब चीजें देखेंगे हम लोग। गैलोपिंग हॉर्स का मतलब होता है घोड़े की सरपट चाल, और बाकी सारी चीजें जानते होंगे। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक सी बात है, यहाँ पे इसमें कुछ खास है नहीं। अब हम लोग यहां से चैप्टर स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस यहीं से बनेंगे और एक एक वर्ड को सुनते चले जाना है। सबसे पहला चीज, व्हाट इज लिविंग? आखिर लिविंग होता क्या है? ऐसा क्या चीज है जो लिविंग को लिविंग बनाता है और नॉन लिविंग को नॉन लिविंग बनाता है? मींस ऐसी क्या प्रॉपर्टीज हैं जो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही प्रेजेंट होती हैं? तो एनसीईआरटी कहती है कुछ डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो इसे बिल्कुल अलग बनाती है, जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही सिर्फ होता है। जैसे सबसे पहला चीज जो हो गया वो ग्रोथ है, उसके बाद रिप्रोडक्शन, नेक्स्ट एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट एंड माउंट टू सुटेबल रिस्पॉन्स कम टू अवर माइंड इमीडिएटली। जैसे कि किसी ने पिन चुभोया तो वैसे ही झटके से अपने हाथ को हटाते हैं, तो क्या एक सुटेबल रिस्पॉन्स गया ना हमारे माइंड के पास इमीडिएटली। तो ये सब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के यूनिक फीचर हैं। तो यहां तक एनसीईआरटी ने किन 3 प्रॉपर्टीज बताई हैं, सबसे पहले ग्रोथ, देन रिप्रोडक्शन, और उसके बाद कॉन्शियसनेस के बारे में बात की है। ये जो लंबी चौड़ी लाइन बोली गई है ना, ये कहीं ना कहीं कॉन्शियसनेस के बारे में बोली जा रही है। उसके बाद और कई फीचर्स हैं, जैसे मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, हमारा जो रेप्लिकेशन है वो खुद ही हो रहा है ना। अगर मैं बात करूं डीएनए का रेप्लिकेशन, वो भी खुद हो रहा है। हमारा बॉडी खुद ही ऑर्गेनाइज है। जैसे हम बात करते हैं अगर ऑर्गेनाइज में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की, तो हमारे बॉडी में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन तो खुद ही हो रहा है ना। कहां हमारी जिंदगी जायगोट से स्टार्ट हुई थी और आज हम ट्रिलियंस ऑफ सेल्स में मौजूद हैं। आज एक ह्यूमन एडल्ट जो है उसमें लगभग 100 ट्रिलियन सेल्स मौजूद होते हैं। इसके बाद इंटरेक्ट करते हैं हम, और इमर्जेंस। तो ये सब किसी भी जो बॉडी के, लिविंग बॉडी के फीचर्स हैं जो सामने दे रखे हैं। तो अभी हमें समझ में आया ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, कॉन्शियसनेस, मेटाबॉलिज्म, सेल्फ रेप्लिकेशन, सेल्फ ऑर्गेनाइज और सेल्फ इंटरैक्ट, इमर्जेंस वगैरह ये सब लिस्ट में आती हैं। तो अब यहां पर हर एक को हम यहां पर समझेंगे। लेकिन मैं कुछ बातें बताऊं आपको कि अगर कोई लिविंग के बारे में हम डिटरमाइन करना है ना, लिविंग के बारे में अगर बताना है, तो सिर्फ इतने ही फीचर्स नहीं होते, इसके अलावे भी कई सारे फीचर्स हैं। मैं तो बोल सकता हूं ना, इवोल्यूशन भी एक फीचर है, मैं बोल सकता हूं डेथ भी एक फीचर है। मैं नहीं कह सकता कि जैसे मोबाइल का डेथ होता है, नहीं, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का डेथ होगा। जिसकी जिंदगी है उसका ही तो मौत भी होगा ना। तो डेथ भी तो प्रॉपर्टी है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। लाइफ साइकिल भी तो प्रॉपर्टी होती है, लिविंग का ही तो लाइफ साइकिल होगा, लाइफ स्पैन उसका ही तो होगा। जेनेटिक मटेरियल वगैरह, एडेप्टेशंस वगैरह, होम्योस्टैसिस, कुछ टर्म नहीं भी अगर आते हो कोई बात नहीं, आगे डील करेंगे हम लोग। तो सिर्फ ये बात समझ में आनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि जो एनसीईआरटी में ही प्रॉपर्टीज दे रखे हैं वही सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसके अलावे भी बाहर की दुनिया कई और है। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग ग्रोथ के बारे में। सबसे पहला जो प्रॉपर्टी एनसीईआरटी ने बताया है वो बताया है एनसीईआरटी ने ग्रोथ के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चंस क्या पूछे जाएंगे ना, कौन सा डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, कौन सा डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। तो सबसे पहले increase in mass and increase in number of individuals are the two characteristics of growth। बड़ी सिंपल सी बात है कि जैसे मास में अगर इंक्रीमेंट हो रही है, किसी नंबर में इंक्रीमेंट हो रही है, तो वही तो किसी ग्रोथ के टू कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जैसे कोई चीज ऐसे थी, मैं बोला ये मैं बोल सकता हूं ना मास में ग्रोथ हो रही है, और अंदर में उसके नंबर्स में भी ग्रोथ हो रहा होगा, तभी तो मास में ग्रोथ हुआ। तो ये दो ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ग्रोथ के लिए। क्वेश्चन एक यहां से बन सकता है। नेक्स्ट अगर बात करें, एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो मल्टी सेलुलर हो चाहे यूनिसेलुलर हो, दोनों में ग्रोथ कैसे होगा? सेल डिवीजन से ही तो ग्रोथ होगा। इसके बाद इन प्लांट्स दिस ग्रोथ बाय सेल डिवीजन अकर्स कंटिन्यूअसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। प्लांट में देखते हैं ना, जिंदगी भर ग्रोथ चल रही होती है। तो प्लांट में अगर जिंदगी भर ग्रोथ चल रही है, तो क्या मैं बोल सकता हूं प्लांट का जो ग्रोथ है वो इनडिटर्मिनेट है? डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, प्लांट में ग्रोथ कैसा? तो इनडिटर्मिनेट। अगर मैं एनिमल्स में बोलूं तो बोल सकता हूं ना ये ग्रोथ यहां पर डिटर्मिनेट हो जाएगा। एनिमल्स में फिक्स ग्रोथ होती है ना। याद रखना है, ग्रोथ अगर एक बार हो गया कभी रिवर्स नहीं करता,
मींस मैं कह सकता हूं ग्रोथ एक इरिवर्सिबल फेनोमेनन है, ग्रोथ एक परमानेंट फेनोमेनन है। तो इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर आर द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। और ग्रोथ सब में होता है, चाहे यूनिसेलुलर हो, मल्टीसेलुलर हो, प्लांट हो, एनिमल्स हो, सब में। नेक्स्ट, सर्टेन एज तक होता है एनिमल्स में, तो इसलिए डिटर्मिनेट बोल रहे हैं, वो फिक्स होता है। सेल डिवीजन जो है क्यों होते हैं कुछ टिश्यूज में? क्योंकि जो लॉस्ट सेल्स हैं उनको हम रिप्लेस कर सकें। तो ये सब चीजें हैं। इसके अलावे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी होती है, मैंने जैसा बताया दोनों में सेल डिवीजन होती है। अब अगर मुझे माइक्रोस्कोप के अंदर सेल्स के नंबर को काउंट करना है तो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल ये चीजें पॉसिबल है। जब कभी जिक्र हो ना इन विट्रो कल्चर्स का, तो कहीं ना कहीं हम लैब के बारे में बात कर रहे हैं, लेबोरेटरी के बारे में बात कर रहे हैं। और विट्रो का मतलब होता है कहीं ना कहीं ग्लास। तो ये चीजें कल्चर हो रही हैं ग्लास में, तो वहां पे हम आराम से सेल डिवीजन को देख सकते हैं बाय सिंपली काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ पॉइंट है कि इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अब इस लाइन का मतलब क्या हुआ? जैसे मैं पहले यूनिसेलुलर के बारे में बता दूं। जैसे एक बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया डिवाइड करता है, 2 बैक्टीरिया बन गए, 2 बैक्टीरिया से 4 बैक्टीरिया यहां पे बन गए। पता चल रहा होगा कि हाँ ग्रोथ हो रहा है, ये भी पता चल रहा होगा हाँ ये रिप्रोड्यूस भी कर पा रहे हैं, तभी तो 1 से 2 हुए, 2 से 4 हुए, ऐसा तभी तो पॉसिबल हो पा रहा है ना। तो ये चीजें हमें नहीं पता चल रही कि यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है या रिप्रोडक्शन हो रहा है। तुम कह सकते हैं कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन यहाँ पे सिनोनिमस है, लेकिन जितने भी हायर एनिमल्स, जितने भी हायर प्लांट्स हैं, उनमें साफ साफ पता चलता है ग्रोथ हो रहा है या रिप्रोडक्शन हो रहा है। फूलों में पॉलिनेशन चल रही है, तुम पहचान सकते हो, उसमें ग्रोथ चल रही है, तुम ये भी पहचान सकते हो। लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो पता ही नहीं चलता यार कि ग्रोथ चल रहा है या रिप्रोडक्शन चल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर increase in body mass is considered as growth, one must remember that increase in body mass जो शुरू में ट्विन कैरेक्टरिस्टिक थे ना, उसमें एक था ये। अब बात हो रही है अगर मास के बारे में, तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी तो ग्रो करते हैं। अगर मास की बात करते हैं तो जैसे मैं और तुम हिमालय पर गए और तुम मुझे बता रहे हो कि हिमालय पे बर्फबारी चल रही है, स्नोफॉल हो रहा है, स्नोफॉल के कारण हिमालय की साइज बढ़ती चली जा रही है, लेकिन ये साइज जो है ये बाहर से ग्रो कर रहा है, इंटरनल ग्रोथ नहीं है। बहुत सारे सिमिलर मटेरियल का एक्युमुलेशन होता जा रहा है, उसका जमावड़ा लगता चलता जा रहा है उसके ऊपर सरफेस पे। तो ये चीजें एक्युमुलेट हो रही हैं, तो हम इन्हें इंटूससेप्शन कहते हैं। जो चीजें बाहर से हो ना, तो हम उसे इंटूससेप्शन कहते हैं, इंटूससेप्शन कहते हैं। लेकिन जो चीजें अंदर से अगर होती हैं, जैसे हमारे में जो ग्रोथ होता है ना, वो इंटरनल ग्रोथ होता है, तो उस चीज को क्या कहेंगे? एक्रेशन कहते हैं। सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, ये जो चीजें बाहर से हो रही है ना, इन्हें हम एक्रेशन कहते हैं। क्या बोला जाएगा? इन्हें एक्रेशन। और इंटूससेप्शन जो है, ये चीजें बोली जाती हैं इंटरनल ग्रोथ को। जैसे जो हमारे अंदर चल रहा है वो इंटरनल ग्रोथ हो रहा है, तो वो एक टाइप का इंटूससेप्शन हो जाता है। और एक्रेशन, जो हिमालय पर चीजें हो रही हैं, वो एक्रेशन हो गई। तो यहां पर जितने भी एग्जांपल्स दे रखे हैं ना, माउंटेन्स, बोल्डर, सैंड माउंट्स वगैरह, सारे एग्जांपल यहाँ पे एक्रेशन के हैं। चीजों का जमावड़ा बाहर से होता जा रहा है। माउंटेन जानते हैं आप, बोल्डर्स का मतलब होता है बड़ा बड़ा चट्टान, सैंड माउंट्स बालू के टीले होते हैं, सैंड ड्यून्स टाइप के। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो ये सब जितने भी एग्जांपल्स हमने देखी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स की, इसमें एक्युमुलेट करते जा रहे थे मटेरियल सरफेस पे, तो हम इस प्रोसेस को हमने कहा एक्रेशन। इसके बाद लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो ग्रोथ अंदर से होता है, जिस चीज को हमने कहा इंटूससेप्शन। नेक्स्ट, तो ग्रोथ को हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं ले सकते, क्योंकि एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी तो वो है ना जो सिर्फ लिविंग के लिए वो मायने रखता हो। लेकिन यहां तो नॉन लिविंग में भी ग्रोथ हो रहा है, क्योंकि ग्रोथ के हमने ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। तो पहली चीज तो ये फ्लॉप हो गई पूरी तरह से। लेकिन अगर मैं कहूं इंट्रिंसिक ग्रोथ इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो बोल सकते हो हाँ ये लाइन सही है,
लेकिन मैं सिर्फ बोलूं ग्रोथ एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, नहीं, गलत है, क्योंकि ग्रोथ तो किसी में भी हो सकता है, लिविंग में भी, नॉन लिविंग में भी हो सकता है। तो सबसे पहले हमें एक्सप्लेन करना होगा कंडीशन, तो समझ गए, तो तभी जाकर करेक्ट हो सकता है डिफाइनिंग फीचर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो क्या मैं कह सकता हूं कि हाँ कैरेक्टरिस्टिक फीचर तो है लेकिन डिफाइनिंग फीचर नहीं है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर तो सारे हैं, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सारे के सारे हैं, लेकिन डिफाइनिंग फीचर ग्रोथ नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं रिप्रोडक्शन के तरफ। क्या होता है आखिर ये रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन फिर से प्रोड्यूस करना चीजों को। दुनिया बहुत पहले बनी थी, लगभग बात करें तो 5 बिलियन ईयर्स अगो, 5 अरब साल हो गए इस दुनिया के बने हुए, लेकिन आज भी लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं ना इस दुनिया में। क्यों? वजह एक ही है, रिप्रोडक्शन, कंटिन्यूटी ऑफ अ स्पेसीज। ह्यूमंस आए थे इस धरती पे लाखों साल पहले, आज भी ह्यूमंस एग्जिस्ट करते हैं। क्यों? रिप्रोडक्शन की वजह से। तो रिप्रोडक्शन एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अरे कैरेक्टरिस्टिक फीचर तो ये नहीं, सब है। डिफाइनिंग देखना होगा, लास्ट में हमें पता चलेगा क्या रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। चलो देखते हैं। यहां पर बातें बताई गई हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में। रिप्रोडक्शन की अगर बात चल रही है तो प्रोजेनी का फॉर्मेशन होना, प्रोजेनी कहें, बच्चे कहें, ऑफस्प्रिंग कहें, बात बराबर है। फीचर्स मोर और लेस सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट्स, चाहे तो पेरेंट्स से खूब मिलते जुलते हो या पेरेंट्स से ना भी मिलते जुलते हो। तो दरअसल हम इन्हीं चीजों को कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इन्हीं चीजों को क्या कहा जाएगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये एनसीईआरटी ने यहाँ पे यूज किया है इनवेरिएबली एंड इम्प्लिसिटली, तो इन सब बातों पे ज्यादा गौर नहीं करना है, ये सब लिटरेचर्स में वर्ड यूज हुए हैं, तो बस इतनी बात है सिंपल सी। इसी चीज को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ऑर्गेनिजम्स जो रिप्रोड्यूस हो रहे हैं एसेक्सुअल मींस से, आइए देखते हैं कैसे कैसे कोई रिप्रोड्यूस हो रहा है। फंजाई की बात करूंगा तो एसेक्सुअल स्पोर से रिप्रोड्यूस करते हैं। बहुत सारे फंजाई में हम पढ़ेंगे ना, फंजाई में जब एसेक्सुअल स्पोर देखेंगे तो उसमें बहुत सारे होते हैं एसेक्सुअल स्पोर जिससे कि वो रिप्रोड्यूस करते हैं। जिसके अंदर में स्पोर होता है उस घर को क्या बोला जाता है? उस घर को बोलते हैं स्पोरेंजियम, और उसके अंदर स्पोर्स मौजूद होते हैं। कुछ लोअर ऑर्गेनिज्म्स की बात करें जैसे ईस्ट और हाइड्रा, तो इनमें बडिंग देखने को मिलता है। प्लेनेरिया, फ्लैट वर्म्स जो कि प्लैटीहेलमिन्थिस में आता है, इसमें हमें ट्रू रिजनरेशन देखने को मिलेगा। ट्रू रिजनरेशन का मतलब क्या? जैसे कोई टुकड़ा टूट जाए, जैसे माना कि ये प्लेनेरिया है मेरे सामने, ये रहा प्लेनेरिया, प्लेनेरिया के मैंने 3 टुकड़े कर दिए, ये टुकड़ा एक नया ऑर्गेनिज्म बनाएगा, ये टुकड़ा एक नया ऑर्गेनिज्म बनाएगा, और ये टुकड़ा एक नया ऑर्गेनिज्म बनाएगा। इसी चीज को हम बोलते हैं रीजनरेशन, एक टाइप का ट्रू रीजनरेशन यही चीज होता है। दी फंजाई, फिलामेंटस एल्गी एंड प्रोटेनियम ऑफ मॉसेस सब कैसे मल्टीप्लाई हो रहे हैं? फ्रेगमेंटेशन से। तो यहां तक जो बातें हैं ना, मैं फिर से रिपीट कर दूं, फंजाई एसेक्सुअल स्पोर से, प्लेनेरिया रीजनरेशन से, ईस्ट और हाइड्रा बडिंग से, फंजाई फिलामेंटस एल्गी और प्रोटेनियम ऑफ मॉसेस फ्रेगमेंटेशन से। इतनी ही बातें याद रखनी है। और जैसा कि मैंने बताया था अभी, कोई भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो 1 से 2 बन जाते हैं, 2 से 4 बन जाते हैं। तो ऐसा क्यों हो पा रहा है? क्योंकि हमें पता ही नहीं चल रहा ग्रोथ हो रहा है या रिप्रोडक्शन हो रहा है। कहने को तो कुछ भी कह सकते हैं, बैक्टीरिया का 20 मिनट ही तो डिवीजन का होता है टाइम। नेक्स्ट, तो रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ। ये बातें किसके बारे में कही जाएंगी? जब भी हो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के ही बारे में। सेल्स के नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, रिप्रोडक्शन भी हो सकता है चीज, ग्रोथ भी हो सकता है, पता नहीं चल पाता। We have already defined growth as equivalent to increase in cell number। अब बोल दिया ना एनसीईआरटी ने, पहले मास के बारे में चर्चा की, फिर इंडिविजुअल्स के बारे में चर्चा की। अब एनसीईआरटी बताना चाह रही है कि जो इंडिविजुअल्स शुरू में बोला था ना, वो सेल नंबर के बारे में बोल रही थी। ठीक है, तो ये एक मास के बारे में और एक सेल नंबर के बारे में दोनों बातें हो गई। लगता है ना कि एनसीईआरटी बहुत कुछ छुपा कर रखती है, कभी कुछ आगे बोलना चाहती है। ऐसा ही तो होता है रियल लाइफ में भी, जब वक्त बिताते हैं तभी तो पता चलता है किसकी खूबियां क्या हैं, कमियां क्या हैं, बहुत अच्छे से समझ पाते हैं जितनी ज्यादा वक्त बिताएंगे हम। तो एनसीईआरटी से भी 10-12 बार रिवीजन करोगे तो बहुत अच्छे से मुलाकात होगी, सब कुछ समझ में आएगा।
तो सिंगल सेल में तो हम नहीं कह सकते कि ग्रोथ होगा या रिप्रोडक्शन होगा। उसके बाद कुछ ऐसे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना जो बेचारे कभी रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते जिंदगी में, जैसे म्यूल्स, स्टेराइल वर्कर बीज और इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स। ये लोग ऐसे हैं ना, कभी जिंदगी में रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही हैं, इसके अलावे भी बहुत हैं जो कभी रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते। तो ये 3 एग्जाम्पल जरूर याद रखें। ट्रिक है मस्ती, मतलब ये 3 ऐसे हैं जो कभी जिंदगी में मस्ती नहीं कर पाते। एम्यू फॉर म्यूल्स, एसटी फॉर स्टेराइल वर्कर बीज और आई फॉर इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स। ये कभी रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते जिंदगी में। तो सोचिए ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर तो है, डिफाइनिंग कैसे कह सकते हैं? डिफाइनिंग अगर होते तो बिल्कुल बोलते कि हाँ, जितने भी दुनिया में लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब में करते हैं, तो ये कहना चाहिए ना। तो रिप्रोडक्शन को भी नहीं कह सकते कि डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक तो ये भी नहीं है। नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज कैपेबल ऑफ, ये तो हम सब लोग जानते हैं, किसी भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में रिप्रोडक्शन नहीं होता। लेकिन यहां लिविंग होते हुए भी रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, तो बहुत बड़ी खराबी है यहाँ पे ये चीज। तो हमने देखा ग्रोथ, रिप्रोडक्शन दोनों कैरेक्टरिस्टिक फीचर थे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के, लेकिन डिफाइनिंग तो ऊपर वाला भी नहीं था और नीचे वाला भी नहीं था। समझ गए? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट एक तीसरा प्रॉपर्टी हमें मिलता है जिसका नाम है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म बहुत ही एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम लोग देखने जा रहे हैं, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? हमारे बॉडी बहुत सारे केमिकल्स के बने हुए हैं। वो केमिकल्स छोटे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, बहुत सारे चीज के बने हुए हैं, बिलोंगिंग टू वेरियस क्लासेस, साइजेस एंड फंक्शंस। बहुत सारे, जैसे एंजाइम का भी पढ़ा होगा सबने, क्लास, साइज, फंक्शन, आर कॉन्स्टेंटली बीइंग मेड एंड चेंज्ड इनटू सम अदर बायोमोलिक्यूल्स में हमेशा एक कन्वर्जन होता रह रहा है, हमेशा ये चेंज होता रह रहा है। तो ये जो चेंज हो रहा है ना, तो जैसे मेटाबॉलिज्म है ना, तो एक ग्रीक वर्ड से आया है जिसका नाम होता है मेटाबोले। तो मेटाबोले का मतलब ही होता है चेंज। तो ये जो जितना भी चेंज हो रहा है, तो सारे चेंजेस को, सारे कन्वर्जन को हम क्या कहते हैं? हम सारे कन्वर्जन को हम केमिकल रिएक्शंस कहते हैं, या मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं, या हम इसे ही बायोलॉजिकल रिएक्शंस कह सकते हैं। अभी के टाइम पे, जिस टाइम आप ये वीडियो देख रहे हैं, उस टाइम पे भी आपके अंदर हजारों केमिकल रिएक्शंस चल रहे होंगे, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में चलते हैं, चाहे वो कोई यूनिसेलुलर हो, चाहे वो मल्टीसेलुलर हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो हाथी हो, सब में चलेंगे रिएक्शंस। हजारों केमिकल रिएक्शंस चल रहे होते हैं। तो बात करते हैं कि मेटाबॉलिज्म की बात कहां कहां होती है? सब में होता है। इस दुनिया जहां के सारे प्लांट में, सारे एनिमल्स में, सारे फंजाई में और सारे माइक्रोब्स में, तो सब के सब मेटाबॉलिज्म बच्चों करते ही हैं। तो जितने भी केमिकल रिएक्शंस चल रहे हैं ना, या जितने भी बायोलॉजिकल रिएक्शंस चल रहे हैं, सबको जोड़ दिया जाए, इसी चीज को तो कहते हैं मेटाबॉलिज्म। समझ गए? तो बड़ी बेसिक सी बात होगी मेटाबॉलिज्म के बारे में। इसके बाद ऐसा कोई दुनिया का नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट नहीं है जिसमें मेटाबॉलिज्म चलता हो। किसी भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में मेटाबॉलिज्म नहीं चलती। अब देखते हैं आगे, यहां से कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट स्टार्ट होते हैं, यहां से यहां तक के, इसको समझते हैं अच्छे से। मेटाबॉलिक रिएक्शन की बात होगी तो किसी भी सेल फ्री सिस्टम में वो आराम से चल सकती है। आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम आराम से वो चीज हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेटाबॉलिक रिएक्शंस में बोली जा रही है, लेबोरेटरी में भी करवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे, एंड आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब होता है सिंगल। जैसे मैं अभी अपने कमरे में अभी आइसोलेटेड हूं, जैसे कई लोग कोरोना पेशेंट्स हैं वो भी आइसोलेटेड हैं, मींस अकेले हैं वो। तो एन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस, कोई अकेला मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है, हम किसी भी बॉडी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी के बाहर भी परफॉर्म किया जा सकता है। किसमें भाई? तो टेस्ट ट्यूब में, जो ग्लास का होता है, इज नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग। अब बात आती है कि लेबोरेटरी में एक टेस्ट ट्यूब हमने लिया और उसमें कोई मेटाबॉलिक रिएक्शन करवा रहे हैं, तो क्या वो लिविंग है या नॉन लिविंग? नहीं, वो ना लिविंग है ना नॉन लिविंग है। तो क्या कह सकते हैं कि जो आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस है ना, जो विट्रो में चल रहे हैं, विट्रो मैंने बोला था कुछ देर पहले, जो टिश्यू कल्चर में चल रहे हैं, जो किसी ग्लास में चल रहा है, पहले भी बात हुई, ना ही वो लिविंग है ना ही वो नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन रिएक्शन कहीं भी चले, कह देना रिएक्शन कहीं भी चलेगा, वो लिविंग ही होगा। पूछा जाएगा वो लिविंग थिंग है? नहीं। लिविंग थिंग है? नहीं। नॉन लिविंग? नहीं। लेकिन पूछा जाएगा रिएक्शंस
रिएक्शंस हमेशा लिविंग होते हैं, क्योंकि वहां भी वैसे ही रिएक्शंस चल रहे हैं जैसे कि हमारे बॉडी में रिएक्शन चल रहा है। जैसे कि एग्जांपल मैंने लिया, जैसे मेरे पास है माल्टोज, माल्टोज है मेरे पास, यहां पर मैंने एक एंजाइम लिया, रिएक्शन लैब में मैं करवा रहा हूं। माल्टोज माल्टोज पे मैंने माल्टेज का एक्शन करवाया, देखा मैंने ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल बन गए। अरे ये तो वही रिएक्शन है जो हमारे बॉडी में चल रहा होता है, बिल्कुल वैसा ही तो निकला है। ये रिएक्शन तो हमेशा लिविंग होगा, क्योंकि हमारे बॉडी में भी वैसा ही रिएक्शन चल रहा है जैसा कि लैब में चल रहा है। तो ये 3 प्रॉपर्टीज हमने देखा। तो मेटाबॉलिज्म को तो देखा हमने, कैरेक्टरिस्टिक फीचर तो था ही। अब इसके बाद पहला डिफाइनिंग फीचर जुड़ चुका है ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, कि हाँ डिफाइनिंग फीचर कह सकते हैं हम इसे। तभी तो एनसीईआरटी ने यहाँ पे बोला था कि अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज मेटाबॉलिज्म। तो कहीं ना कहीं एनसीईआरटी ने बताना भूल गई कि डिफाइनिंग फीचर होता है। कह तो रही ही है यहाँ पे, लेकिन ये कहना क्लियरली भूल गई कि डिफाइनिंग फीचर होता है। अब उसके बाद चौथी प्रॉपर्टीज की चर्चा यहीं पे कर दी जाती है इसी लाइन में, कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म्स। बात आती है कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। लैमार्क ने बहुत पहले ये बात कही थी कि दुनिया का ऐसा कोई भी लिविंग बॉडी नहीं होगा जिसके अंदर सेल्स नहीं होंगे। अगर कोई जिंदगी है तो उसमें सेल तो जरूर एग्जिस्ट करेगी, चाहे वो एक सेल का बना हो, चाहे वो हजारों लाखों करोड़ों अरबों सेल के बने हों, तो सेल का होना तो जरूरी है। तो कहते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म्स। तो मेरे जो बातें हैं उनसे समझ में आ गई होंगी ये क्यों कहते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को, और इसके बेसिस पे तो पूरा चैप्टर ही है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। आगे नेक्स्ट चौथी बात कॉन्शियसनेस के बारे में कही जा रही है। तो ये फिफ्थ प्रॉपर्टी हो गया, क्योंकि पहला हमने देखा ग्रोथ, उसके बाद रिप्रोडक्शन, उसके बाद मेटाबॉलिज्म, उसके बाद सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, और उसके बाद हमने देखा बच्चों कॉन्शियसनेस हम लोग देख रहे हैं। तो कॉन्शियसनेस एक लास्ट प्रॉपर्टी है जो कि डिटेल्ड प्रॉपर्टी एनसीईआरटी ने दिया है। बहुत ही शानदार ये प्रॉपर्टी, और यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, और हर साल यहां से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। मतलब अगर अच्छे लेवल के क्वेश्चन बने तो यहीं से बनते हैं अच्छे लेवल के क्वेश्चन। 2016 में यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। The most obvious and technically complicated feature of all living organisms is this ability to sense their surroundings or environment and respond to this environmental stimuli, which could be physical, chemical और biological। बहुत लंबी चौड़ी लाइन एनसीईआरटी ने लिखी है, समझते हैं इस बात को। जितने भी प्रॉपर्टीज हमने देखे, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और आखिरी ये कॉन्शियसनेस, उसमें सबसे ज्यादा जो टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर मिलता है ना, जो सबसे ज्यादा टेक्निकल फीचर है, तो उसको क्या बोला जाता है? कॉन्शियसनेस बोला जाता है। क्यों भाई? क्योंकि हम अपने जो आसपास के जो सराउंडिंग है उसको सेंस भी करते हैं और उसका रिस्पॉन्ड भी देते हैं। जो चीजें स्टिमुलाई आ रही हैं, जैसे कि किसी ने तुम्हें थप्पड़ मारा तो वो तुम्हें स्टिमुलाई दिया, तुम उसका रिस्पॉन्ड कर सकते हो। एक तो तुम वहां पर रोने लगोगे, मींस दैट इज आल्सो अ टाइप ऑफ रिस्पॉन्ड। तुमने फिर एक दूसरे हाथ से उसको भी थप्पड़ लगाया, तो ये क्या होता है? ये रिस्पॉन्ड, तो ये तगड़ा रिस्पॉन्ड हुआ है। तो स्टिमुलाई तुम्हें मिला, तुमने उसका रिस्पॉन्ड किया, इसी चीज को तो कहते हैं कॉन्शियसनेस। ये सब में होता है। तुम कहोगे प्लांट में ये चीज कैसे? प्लांट में भी तो हो रहा है ना। सनफ्लावर देखा होगा तुमने, जिधर सूर्य की रोशनी होती है उधर ही तो वो मुड़ा रहता है। तो सब में ऐसा होता है। वो स्टिमुलाई अलग अलग तरीकों का हो सकता है, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। कुछ चीजें मैं बताऊं, फिजिकल लेवल पे भी स्टिमुलाई होती है, जैसे कि पिन चुभोया गया, दैट इज अ टाइप ऑफ फिजिकल स्टिमुलाई। केमिकल, माना कि एंटीबायोटिक्स हमने खाया और एक्सपायर एंटीबायोटिक्स थी, पहले एक्सपायर्ड थी वो, उससे रिस्पॉन्स हमारे बॉडी में हो सकता है, दैट इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिस्पॉन्स। और उसके बाद है बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स, किसी मच्छर ने काटा, दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ बायोलॉजिकल स्टिमुलाई। क्लियर है ना? आगे जितने भी एनवायरनमेंट है हमारे आसपास, तो उनको हम सेंस करते हैं किससे? सेंस ऑर्गन से। प्लांट भी रिस्पॉन्ड करता है बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स को, लाइट को, वाटर को, टेम्परेचर को, ऑर्गेनिज्म को, पॉल्यूटेंट्स को। अगर प्लांट लाइट को रिस्पॉन्ड नहीं करता तो सूर्य की जब रोशनी आती है तो सनफ्लावर कैसे उस डायरेक्शन में मुड़ जाता? प्लांट को पानी नहीं देते हो, प्लांट मुरझा जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? प्लांट रिस्पॉन्ड कर रहा है ना। पानी देते जाओगे, हरियाली बढ़ती चली जाएगी,
टेम्परेचर का भी वही रीजन है, ऑर्गेनिज्म का भी वही, पॉल्यूटेंट्स का तो दिल्ली के एग्जाम्पल से बेहतरीन समझ सकते हैं। दिल्ली जो इतना पॉल्यूटेड सिटी है, बहुत कम ही वहां देखने को पेड़ मिलते हैं, तो पॉल्यूटेंट्स को रिस्पॉन्ड कर तो रहे हैं ना। तो फिर एनसीईआरटी कहती है दुनिया का सारा लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे प्रोकैरियोट्स हो चाहे यूकैरियोट्स हो, सबको इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करते हैं तो करते हैं। चाहे बैक्टीरिया ले लें, चाहे डायनासोर जो पहले था वो भी रिस्पॉन्ड करता था, बैक्टीरिया भी करता है, चींटी भी करता है, तो हाथी भी करता है। सब में एक प्रॉपर्टी होती है कॉन्शियसनेस की। नेक्स्ट, फोटो पीरियड अफेक्ट्स रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स। सीजनल ब्रीडर्स किन्हें कहते हैं? जैसे दो टाइप के ब्रीडर्स होते हैं, एक सीजनल ब्रीडर्स और एक होते हैं कंटिन्यूअस ब्रीडर। जैसे ह्यूमन, आप और हम, ये दोनों आते हैं कंटिन्यूअस ब्रीडर में, लेकिन कुत्ते वगैरह ये सीजनल ब्रीडर की कैटेगरी में आते हैं। तो फोटो पीरियड का इफेक्ट सब पे होता है, प्लांट पे भी होता है, एनिमल पे भी होता है। नाम सुना होगा सबने, फोटो पीरियडिज्म में 3 तरह के प्लांट होते हैं, शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट और डे न्यूट्रल प्लांट। वैसे ही प्लांट्स में भी होता है, तो वैसे ही एनिमल्स में भी होता है। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सब अवेयर हैं, केमिकल्स उनके बॉडी के अंदर ना जाएं, हैंडल करते हैं, सबके पास अलग अलग डिफेंस मैकेनिज्म होता है, सब अपने अवेयर हैं सराउंडिंग्स के लिए। अब आती है खास बात, सब में कॉन्शियसनेस है, ये बात आप भी मान रहे होंगे, मैं भी ये बात को मान रहा हूं, लेकिन ह्यूमन में एक टॉप लेवल का कॉन्शियसनेस है, एक क्लाइमेक्स लेवल का कॉन्शियसनेस है, जिसे कहती है एनसीईआरटी सेल्फ कॉन्शियसनेस। ये चीजें सिर्फ ह्यूमन में ही मिलती हैं, डॉल्फिन में भी बोल सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन जो चीजें मिलती हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस की, वो मिलती हैं ह्यूमन में। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हो पाता है, हम अलग हैं। ठंड अगर आने वाली है, कपड़ों की खरीदारी स्टार्ट हो जाती है, गर्मी आने वाली है, तैयारियां पहले से ही हो जाती हैं, एसी खरीदनी चाहिए। कुत्तों को कभी देखे हो क्या कि ठंड आने वाली है, शॉपिंग मॉल में भीड़ लग गई, कुत्ते बिल्कुल इकट्ठा हो चुके हैं, कुत्ते प्लान बना रहे हैं इस ठंड में क्या करने वाले हैं। कुत्ते को नहीं मालूम ठंड कब आने वाला है, कॉन्शियस है ही नहीं, सेल्फ कॉन्शियस नहीं है, कॉन्शियस तो है ही। तो ये बात हो गई। नेक्स्ट, तो कॉन्शियसनेस को समझा सबने कि हाँ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी तो है, लेकिन मैं कहूंगा सेल्फ कॉन्शियसनेस इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म? नहीं, सिर्फ होता है ह्यूमन का। कॉन्शियसनेस इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म? हाँ जी, सही है। नेक्स्ट, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन एनसीईआरटी ने पूछ रखा है, और इसको समझते हैं जरा, ये क्या कहना चाह रही है एनसीईआरटी। कहा जाता है कि जब किसी ह्यूमन बींग्स की बात आती है तो बहुत मुश्किल हो जाता है ये कहना, उसके लिविंग स्टेट को बताना। कोई भी पेशेंट अगर कोमा में एडमिट है, तो वर्चुअली अगर मशीन पे एडमिट है तो उसमें हार्ट और लंग्स काम नहीं करते, तो मशीन पे जनरली है। अदरवाइज पर्सन को हम ब्रेन डेड कह सकते हैं। पेशेंट के पास तो कोई सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी भी कह रही है आर सच पेशेंट्स हु नेवर कम बैक टू नॉर्मल लाइफ, लिविंग और नॉन लिविंग। जो कभी जिंदगी में नहीं लौट कर वापस आते पूरी तरह से नॉर्मल लाइफ में, उनको लिविंग कहेंगे या उनको नॉन लिविंग कहेंगे। 2 तरह की चीज हो सकती है, चाहे तो लिविंग चाहे तो नॉन लिविंग। क्या कहना चाहिए? जवाब है लिविंग, लिविंग कहना चाहिए। बात आती है क्यों? जब सेल्फ कॉन्शियसनेस है ही नहीं तो क्यों लिविंग कहें? लिविंग का तो प्रॉपर्टी होना चाहिए ना। अरे लिविंग का प्रॉपर्टी सेल्फ कॉन्शियसनेस थोड़ी होता, वो तो ह्यूमन बीइंग के लिए ही है सेल्फ कॉन्शियसनेस कहेंगे। कॉन्शियसनेस तो सब में है ना, तो कॉन्शियसनेस सब में है, तो ये भी जो पेशेंट है ये इसमें भी तो है ना, जान तो है ना, इसमें रिस्पॉन्ड तो कर ही रहा है ना। जब डॉक्टर इससे दवाइयां दे रहा है, जब डॉक्टर मेडिसिन दे रहा है इसे, तो रिस्पॉन्ड तो कर रहा है ना। तो बस ये सब चीजें हैं। तो सेल्फ कॉन्शियस नहीं है, सच्चाई है। अगर जिस कमरे में कोई कोमा पेशेंट है, अगर उस कमरे का टेम्परेचर को घटा दिया जाए, 16 डिग्री 17 डिग्री कर दिया जाए, क्या वो कमरा छोड़कर बाहर जा सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। तो उसको क्या कहेंगे? लिविंग। क्यों? क्योंकि कॉन्शियसनेस की प्रॉपर्टी होती है उसमें। नेक्स्ट, अब यहाँ पे कुछ बातें हैं आखिरी में बताई गई। इन हायर क्लासेस में जब आप मेडिकल कॉलेज में जाओगे और वहां एमबीबीएस परस्यू कर रहे होगे, you will come to know that all living phenomena are due to underlying interactions। एक बहुत ही अच्छी किताब चलती है बायोकेमिस्ट्री की, लेनिंजर बायोकेमिस्ट्री की पूरी बुक है वो, उसी में ये सब चीजें वहां पढ़ाई जाएंगी। आइए समझते हैं जरा चीजों को, क्या कह रही है एनसीईआरटी। जैसे मैं कहूं सेल ऑर्गेनल्स मिले होंगे तो सेल्स बने होंगे,
सेल्स मिले होंगे तो टिश्यूज बने होंगे, टिश्यूज मिले होंगे तो ऑर्गन्स बने होंगे, ऑर्गन्स मिले होंगे तो ऑर्गन सिस्टम बने होंगे, ऑर्गन सिस्टम मिले होंगे तो ऑर्गेनिज्म बने होंगे। आखिरी कहानी तो यहीं तक चलती है, फिर आगे तो इकोलॉजिकल हायरार्की स्टार्ट हो जाती है। ऑर्गेनिज्म के बाद पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, लैंडस्केप, बायोम, बायोस्फीयर वगैरह, ये सब जो भी चीज है वो तो देखेंगे हम लोग, क्लास 12th में देखेंगे। तो सबसे पहले बात आती है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की, सेलुलर ऑर्गेनल्स की। क्या मैं कह सकता हूं सेलुलर ऑर्गेनल्स की प्रॉपर्टी तो सेल में प्रेजेंट है, सेल की प्रॉपर्टी टिश्यू में प्रेजेंट है, टिश्यू की प्रॉपर्टी ऑर्गन में प्रेजेंट है, ऑर्गन की प्रॉपर्टी ऑर्गन सिस्टम में प्रेजेंट है, ऑर्गन सिस्टम की प्रॉपर्टी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है। लेकिन ध्यान से, लेकिन अगर मैं बात बोल रहा हूं ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी ऑर्गन सिस्टम में नहीं है, ऑर्गन सिस्टम की प्रॉपर्टी ऑर्गेनिज्म में नहीं है, ऑर्गन की प्रॉपर्टी टिश्यू में नहीं है, टिश्यू की प्रॉपर्टी सेल में नहीं है, सेल की प्रॉपर्टी सेलुलर ऑर्गेनल्स में नहीं है, बैक फ्लो नहीं जाएंगे, कभी जाना है एक यूनिडायरेक्शनल चलेंगे, बैक फ्लो नहीं। सोचो ना, टिश्यू की प्रॉपर्टी कैसे सेल में हो सकती है? टिश्यू जैसे कोई भी टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू मैंने नाम ले लिया, क्या एडिपोज टिश्यू की प्रॉपर्टी कभी सेल में होगी? क्या कभी हो सकती है? क्या नहीं हो सकता ना, वो चीजें तो बिल्कुल अलग हैं। ब्लड इज ऑल्सो टाइप ऑफ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड का प्रॉपर्टी सेल में है क्या? नहीं है। तो इस तरह ही बातें यहां पर लिखी गई हैं, बड़ी अच्छी लाइन लिख रखी है। Properties of tissues are not present in the constituent cells but arise as a result of interaction। कैसे हो रहा है? जब इंटरेक्शन हो रहा है उससे ही हो रहा है, कई सारे कंस्टिट्यूएंट सेल्स मिल जा रहे हैं आपस में, तब जाकर टिश्यूज बन रहे हैं। प्रॉपर्टी जो सेलुलर ऑर्गेनल्स के हैं नहीं प्रेजेंट होते मॉलिक्यूलर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द ऑर्गेनल में, लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ? जब आपस में कई सारे मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तब जाकर ऑर्गेनल बनता है। ये सब जितनी भी चीजें हैं देख रहे होगे, सारी की सारी चीजें हायर लेवल पे ही जाकर चीजें बनती हैं यहाँ पे। तो हायर लेवल पे चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आती हैं, कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ता चला जाएगा आगे, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली जाती है। साइज तो बड़ा होगा ही, अरे साइज बढ़ेगा तो कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ेगा ना। इसके बाद कह सकते हैं दुनिया के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं तो सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्फ रेप्लिकेटिंग हैं, सेल्फ इवॉल्विंग हैं, सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरेक्टिव सिस्टम है। हम लोगों का बॉडी क्या किसी वायर से कनेक्टेड है? क्या कोई रेफ्रिजरेटर है, कोई फ्रिज है, टीवी है, तो सारा का सारा वो वायर से कनेक्टेड है। हमारा बॉडी किसी वायर से कनेक्टेड नहीं होता, एक सेल्फ रेगुलेटिंग होते हैं हम। क्या जंगल में कभी पानी देने जाते हो? क्या नहीं ना। तो हमारा बॉडी भी वैसे ही है ना। तो सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरेक्टिव सिस्टम अपना काम खुद ही कर रहा है बॉडी। खाना खा रहे हैं, अंदर ही एटीपी का प्रोडक्शन चल रहा है। तो ये सब बातें हैं। बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। दुनिया के बारे में यही तो मजा आता है हमें बायोलॉजी में, नया नया स्पीसीज जो बनते हैं उनके बारे में पढ़ना। तो ये सब चीजें कैसे हो पा रही हैं? वेरिएशंस हो रही हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज्यादा वेरिएशन होता है। तो यही सब तो चीजें हैं, इवोल्यूशन की पढ़ाई तो होती है बायोलॉजी में। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये बहुत ही खूबसूरत सी लाइन। इस दुनिया के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, सारे आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कैसे? कॉमन जेनेटिक मटेरियल। समझाता हूं इस बात को, बट टू वेरियंट डिग्रीज क्या बोली जा रही है। जैसे कोई ऑर्गेनिज्म, जो फ्यूचर की बात यहां पर चल रही है, और अभी हम बात कर लेते हैं प्रेजेंट की, और फिर आगे हम बात कर लेते हैं जो हमारा पहले रहा हो पास्ट। माना कि पास्ट में हमारे यहां पे दादाजी हैं, प्रेजेंट में यहां पे हम हैं, और इसके बाद फ्यूचर में हमारे बच्चे रहे होंगे। तो इस तरह से दादाजी, हम और हमारे बच्चे, क्या आपस में सारे के सारे लिंक हैं? बिल्कुल लिंक हैं। कैसे लिंक हैं भाई? तो सारे के सारे आपस में जो लिंकेज है यहां पे, तो वो चीज क्या है? सब में डीएनए है। चाहे दादाजी हो, हम हो या बच्चे हो हमारे, सब में डीएनए। जो जेनेटिक मटेरियल है ना सब में, वो कॉमन है, डीएनए ही तो होता है। तो एनसीईआरटी भी कहती है हमारा प्रेजेंट, हमारा पास्ट, हमारा फ्यूचर आपस में सब जुड़ा हुआ है, क्योंकि कॉमन जेनेटिक मटेरियल है। बट टू वैरिंग डिग्रीज, क्या दादाजी एग्जैक्ट कॉपी हैं हमारे? क्या हमारे बच्चे एग्जैक्ट कॉपी होंगे हमारे? नहीं ना, ऐसा चीज तो हो ही नहीं सकता। तो उसमें वेरिएशन आता है ना, तो बस
वो 0.1% का भी वेरिएशन हो सकता है, वो चाहे तो 0.5% का भी वेरिएशन हो सकता है, लेकिन वेरिएशन तो हुआ ना, तो इस वेरिएशन को ही वहां पर बोला जा रहा है। तो बोला जा रहा है कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट टू वैरिंग डिग्रीज। तो बड़ी सिंपल सी बात यहां पर हो गई, और इसी के साथ हमने एनसीईआरटी के पेज नंबर 5 तक कंप्लीट कर ली। जो अगली वीडियो आएगी ना, उसमें हम लोग बात कर रहे होंगे डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, पेज नंबर 6 टू पेज नंबर 8 तक बात करेंगे। और इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं हम 2 PM पे करेंगे स्पेशल क्लासेस में। पहले वहां पढ़ेंगे एक डिजिटल नोट्स के थ्रू, और उसके बाद हम लोग बीच बीच में भी क्वेश्चंस वहां लगाते रहेंगे। आज तक कितने टाइप के क्वेश्चंस बने हैं, कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं हर एक लाइन पे एनसीईआरटी के, तो वो भी देखेंगे हम लोग। और अगर मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हैं, और जो इंडिया के बेस्ट एडुकेटर हैं, जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लाइव पढ़ा रहे हैं, जैसे मेरे 12th के बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, 11th के कोर्सेज स्टार्ट हैं, तो ये सब प्लस के कोर्सेज पे बहुत कुछ मिलता है। तो अनअकैडमी प्लस का बेनिफिट उठाइए, और स्पेशल क्लासेस में फ्री मुझसे पढ़ सकते हैं। तो सेशन 2 PM पे होता है बच्चों। और आप अपने फ्रेंड्स जो भी हैं बच्चे, अगर कोई भी बच्चा अनअकैडमी ज्वाइन कर रहा होगा तो उसे कोड ये जरूर सजेस्ट करें, कुमार लाइव। बिल्कुल आपकी तरह इसे फैलाना है, इस कोड को कुमार लाइव लगाओ और डॉक्टर बन जाओ। तो सिंपल सी एक कोड है कुमार लाइव। मैं हूं आपका फेवरेट कुमार सर, और हम लोग लाइव हमेशा पढ़ते हैं स्पेशल क्लासेस में यूट्यूब पे। तो एक कुमार लाइव कोड लगाना है, और बहुत ही कम कॉस्ट है अनअकैडमी की। अगर मैं किसी ऑफलाइन कोचिंग की बात करूं, जब वहीं के टॉप फैकल्टी आपको अनअकैडमी पे भी पढ़ा रहे हैं और इतनी कम कॉस्ट में, देखो ना 24 मंथ्स का ये कॉस्ट अब मैं बता रहा हूं, तो 36,000, इसमें भी 10% डिस्काउंट आफ्टर अप्लाइंग रेफरल कोड कुमार लाइव। तो 10% डिस्काउंट के बाद 32,400, बस इतनी 2 साल के लिए। और इसमें अगर ईएमआई के थ्रू आप अगर पे करते हैं, तो ईएमआई के थ्रू वो चार्ज बहुत ही कम हो जाता है, लगभग 1350 रुपए पर मंथ। तो 1350 रुपए ही पर मंथ देने होंगे, और 2 साल की पढ़ाई हो जाएगी। कितना बेहतरीन है ये। तो ये अनअकैडमी पे मुझसे लाइव पढ़ने का मौका मिल सकता है, और मेरे साथ 67+ एडुकेटर हैं। तो बहुत ही एक इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म है, मजा आता है। सबने स्पेशल क्लास में फील भी की होगी। तो चलिए फिर जल्दी मुलाकात होगी अनअकैडमी पे। तो इस चैनल को जल्दी से शेयर कीजिए लोगों के पास। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को शेयर कीजिए जितने आपके फ्रेंड्स हैं उनके पास। और डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक दे रखा है स्पेशल क्लास का, और मेरे टेलीग्राम पे बने रहिए स्पेशल अपडेट्स के लिए, स्पेशल नोट्स के लिए, और आराम से मजे से पढ़ते रहिए, और अपने डॉक्टर बनने के सपने को साकार करते रहिए। एक कड़ी उसमें जोड़ते चले जाइए। एक दिन वो भी आएगा जिस दिन आप मेडिकल कॉलेज में होंगे, और ये सब बातें आप याद कर रहे होंगे कि कभी हमने बिट्स फॉर बायोलॉजी से पढ़ा था, कभी हमने कुमार सर से पढ़ा था। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।